नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE 2009। दोस्तों, अभी नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है, वो भी आपको पढ़नी होगी। प्रश्न जो आएंगे वो दोस्तों आपको अलग ही दिख जाएंगे। यदि RTE 2009 का आएगा तो लिखा हुआ रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, फिर आगे वो प्रश्न बनेगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। आप ऐसे मत सोचना कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उनके प्रावधानों के प्रश्न किस तरह से आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न बनेंगे तो वो प्रश्न आपको अलग ही दिख जाएंगे। तो ये एक बार थोड़ा सा मैंने समझाया है। जो पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फ्रेशर होते हैं उनके ऐसे तनाव सा आ जाता है कि ये मिक्स होगा क्या मैटर। मिक्स नहीं होता। एनशिप 2005 है, उसके प्रश्न बनते हैं तो वो अलग तरीके से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है तो इसके अलग तरह से बनाएंगे, और जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके प्रश्न बनेंगे तो वो नए तरीके से बनेंगे। तो देखिए, ये आए हुए प्रश्न है 30 प्रश्न। अपन 30 प्रश्न हल करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सारे आए हुए प्रश्न। आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। जैसे ही दोस्तों एक प्रश्न खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसकी थ्योरी की क्लास चलेगी। ओल्ड क्लास है वो क्लास मैंने इसके साथ ऐड कर दी है, यानी इक्वेशन की क्लास के साथ ऐड कर दी है। यदि आप देखना चाहें किसी का ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कमज़ोर है तो वो क्लास देख सकता है। इसके साथ थ्योरी की क्लास भी ऐड की गई है, वो क्लास भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। कथन है समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य है। समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य है, तो बताइए समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना, प्रत्येक बालक को विभिन्न प्रकार के उपलब्ध शिक्षा की समानता, प्रत्येक बालक को शैक्षिक मानकों की समानता, या प्रत्येक बालक के विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर की समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर। ये है दोस्तों समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य। एचटेट जो लेवल 3 होता है दोस्तों, पीजी लेवल में भी वहाँ टेट लगता है हरियाणा में, उसमें आया था ये प्रश्न 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष, अब आगे देखिए दोस्तों, अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विसमझातीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष, ये एचटेट लेवल फर्स्ट 2014 में आया था प्रश्न, तो आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। ठीक है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष पश्चात शिक्षा। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। किस पे? ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे आ जाए, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, तो 3 से 18 वर्ष। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहीं दोस्तों एक प्रश्न ऐसे आ जाए, जो बालक होते हैं ना अपाहिज वगैरह इस तरह के जो बालक होते हैं, उन बालकों के 18 वर्ष तक की शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। यानी 2009 का है, उसमें जो अपाहिज वगैरह बालक होते हैं उनके 18 वर्ष तक की शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, और बाकी जो सामान्य बालक होते हैं उनकी 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ? एचटेट लेवल फर्स्ट 2014 में आया था ये प्रश्न। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ?
तो ये लागू हुआ था 1998 में। कब? 1998। नेक्स्ट है बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? यह था रीट लेवल सेकंड 2012 में। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष पश्चात शिक्षा। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। दोस्तों एचटेट वाला प्रश्न यहाँ वापस वो का वो रिवाइज हो गया, यानी प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। समझ गए आप? यही प्रश्न ऊपर अपन ने पढ़ा था ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ। शिक्षा का अधिकार उद्घोषित कब हुआ? 2007, 2008, 2009, 2010। ये प्रश्न आया था दोस्तों 3rd ग्रेड 2013 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्घोषित कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। लागू कब हुआ था? तो अप्रैल 2010 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? ये ग्रेड 3rd 2013 में आया था। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। घूम फिरा कर यहीं से प्रश्न आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी अध्यापक को निम्न में से किसके लिए नहीं लगाया जा सकता? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी अध्यापक को निम्न में से किसके लिए नहीं लगाया जा सकता? रीट लेवल फर्स्ट में आया था 2012 में। 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्यों में, चुनाव संबंधी कार्यों में या पल्स पोलियो कार्य में। तो दोस्तों पल्स पोलियो कार्य में नहीं लगाया जा सकता। यह था 2012 रीट में। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। छत्तीसगढ़ टेट में आया था निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो 14 से 18 वर्ष के बाद बच्चों पर यह लागू नहीं होता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। ऊपर यही प्रश्न आया था, 14 वर्ष के पश्चात के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया इसने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने। तो प्रश्न घूम फिर कर यहीं से आते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सही है। छत्तीसगढ़ टेट में आया था ये 2011 में। देखिए, जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी के लिए किसी भी छात्र को इनकार नहीं किया जा सकता। सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, उचित आयु वर्ग में बच्चों का प्रवेश दिलाना, उपरोक्त सभी। तो सारे ही हैं दोस्तों, सारे सही है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत 86वां, देखिए 86वां संविधान संशोधन 2009 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है। यानी 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। ठीक है। तो वो अनुच्छेद पूछा गया है 21, 21A, 18 या 22। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21A। ये प्रश्न आया था दोस्तों 2nd ग्रेड SST 2010 में। 2nd ग्रेड SST 2010 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं 25%, 30%, 40% या 45%। तो दोस्तों 30% निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें हैं। वर्तमान में दोस्तों प्राइवेट स्कूल जितनी भी संस्थाएं चलती हैं उनमें जैसे 300 बच्चे हैं तो 300 के 25% या 100 मानिए, 100 में से 25% है उनकी फ़ीस गवर्नमेंट भरती है। यानी प्राइवेट संस्था वाले क्या करते हैं नाम दे देते हैं आगे
कि ये बच्चे गरीब तबकों की श्रेणी के हैं, तो उनसे प्राइवेट संस्था वाले हैं वो फीस नहीं लेंगे, वो फीस गवर्नमेंट देती है। लगभग 15,000 या 10,000 रुपये पर बच्चे गवर्नमेंट देती है। तो ये शेड्यूल होता है, 25% ये सीटें आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का संविधान संशोधन, शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? यानी शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? ये ग्रेड 3 शिक्षक 2013, आरटेट 2012 में आया हुआ है, दोनों में आया यही प्रश्न। 1952, 1986, 1976 या 1992। तो दोस्तों 1976 में डाला था समवर्ती सूची में शिक्षा को। समवर्ती सूची समझ गए आप दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों का जिसके ऊपर अधिकार हो वो समवर्ती सूची होती है। 3 सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखिए, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ग्रेड 3 2013, आरटेट 2012, दोनों में ये प्रश्न आया था। 4 जून 2015, 26 जनवरी 2008, 2 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2008। नेक्स्ट देखिए, संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मूलतः अधिकार बनाने की बातें कही गई है, संविधान की यह धारा है। यह था आरटेट 2012 में प्रश्न। कब आया था? आरटेट 2012। 21A, 21B, 22A, 22B। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21A। देखिए दोस्तों, रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना की गई 1998 में। या आरटेट 2012 में प्रश्न आया। ये दोस्तों एचटेट में पीछे अपन ने देख लिया, ऊपर ये प्रश्न आ चुका है, अब ये देखिए रिपीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों बताइए आप, आरटेट 2012 3rd ग्रेड में ये प्रश्न आया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए हैं 40, 45, 50 या 55। तो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितने? 45। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में दायित्व पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को नियत समय पर पूरा करेगा, इनमें से सभी। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे ही। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन मतलब टाइम पे पूरा करना, ठीक है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पे पूरा करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? ये आरटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा? यदि 200 से अधिक हो जाए ना, कितनी 200 से अधिक हो जाए तो शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 हो जाएगा, यानी एक शिक्षक 40 बच्चों पर होगा, एक शिक्षक 40 बच्चों पर होगा। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की
कक्षा हेतु शिक्षक छात्र अनुपात क्या रहेगा? तो सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा होती है तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना रहेगा? 1:40 रहेगा। कितना? 1:40। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यदि क्लियर करनी है तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद मैं एक वीडियो ऐड करूँगा थ्योरी का, वो वीडियो आप देख सकते हो, आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। ये प्रश्न मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ ताकि किसी का पढ़ा हुआ है तो वो पहले प्रश्न कर ले, नहीं पढ़ा हुआ उसको पता लग जाए कि प्रश्न आते किस तरह से है, ठीक है, तो उसका फोकस फिर वहीं रहे। नेक्स्ट है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। तो ये 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या 6 से 12, तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए है ये, ठीक है। यार टेट 2011 में आया था प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, 46 किसके कल्याण से संबंधित है? थर्ड ग्रेड 2012, उत्तराखंड टेट लेवल 2011 में आया था। तो दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? बिहार टेट में है ये प्रश्न दोस्तों। सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों व प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया। तो ये लागू कब हुआ था? थर्ड ग्रेड 2012 और थर्ड ग्रेड सामाजिक विज्ञान दोनों में रिपीट हुआ है दोस्तों। थर्ड ग्रेड 2010 में भी आया, 2012 में भी आया। तो ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात कितना है? 1:30, 1:35, 1:40, 1:45। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:40। कितना है? 1:40। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है 200, 220, 1000 या 800। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। राजस्थान सेकंड ग्रेड 2012 में और ये सेकंड लेवल 2012 में भी आया, यानी रीट में भी आया है और सेकंड ग्रेड में भी आया है। तो 200 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने? 200। उच्च प्राथमिक के लिए 220। घंटे की बात करें तो प्राथमिक के लिए 800, उच्च प्राथमिक के लिए 1000 घंटे। तो 4 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। यानी प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस 200, उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 220 और प्राथमिक स्तर पर घंटे 800 और उच्च प्राथमिक स्तर पर घंटे 1000। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो आप बता ही दोगे 800। कितने? 800। 28 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? ये प्राध्यापक परीक्षा 2012 में आया था। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में है। किस में? स्वतंत्रता। अपन अधिकार पढ़ते हैं ना, उसमें दोस्तों समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, इस तरह से, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो ये 28 प्रश्न थे। आई होप दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक करना। अब दोस्तों वीडियो शुरू होगा थ्योरी का। किसका? थ्योरी का वीडियो शुरू होगा इसी का। यदि आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। किसी का पढ़ा हुआ है तो वो यहीं तक देख सकता है और वीडियो को लाइक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जिसको थ्योरी देखनी है वो थ्योरी देखो, नहीं देखनी है वो यहाँ तक वीडियो को लाइक करो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे RTE 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि CTET, RET यानी टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं पहले आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। ये नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे संबंधित आए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फिर RTE 2009 है वो पूरा करते हैं अपन। दोस्तों बहुत लोग सीधे आपको क्वेश्चन आंसर हल करवाते हैं,
उससे ठीक है, आपको थोड़ी हेल्प होती है, पर जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और मैं मेरा परिचय दे दूं दोस्तों, मैं अजीत सिंह MA साइकोलॉजी से हूं और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से RTE 2009 समझाऊं। तो लाइव आ जाइए आप जल्दी जल्दी, यदि कोई लाइव आ जाए तो हाय हेलो कर देना। फिर मैं शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। कोई भी लाइव हो तो हाय हेलो कर देना। बहुत ही काम का है RTE 2009। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। RTE 2009 जो लाइव आएगा वो अपने आप कमेंट कर देगा। तो ये RTE 2009 देश में लागू क्यों किया गया, इसका रीजन क्या था, क्या जरूरत पड़ी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, क्योंकि लोग हैं वो बच्चों को स्कूल में भेज ही नहीं रहे थे। इसलिए इस तरह के नियम लागू करना जिससे कि माता पिता की मजबूरी भी हो जाए और उनका कर्तव्य भी हो जाए कि वो बच्चों को स्कूल में भेज सके। इसलिए अनुच्छेद 21 आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये मूल अधिकार में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार है ये। इसके साथ साथ मूल कर्तव्य 51A जोड़ा गया। इसके अलावा 45 जो है अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी शिक्षा का अधिकार इसका जिक्र किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने थोड़ी थोड़ी आपको थीम है इसकी बता दी है। तो 1 दिसंबर सन 2000 को 86वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसमें इस चीज़ का जिक्र हुआ कि 14 वर्ष तक के जितने भी बालक होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा प्रावधान किया गया था 86वें संविधान संशोधन में। और जिसके तहत अनुच्छेद 21A तथा 51A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A है ये मौलिक अधिकार है अपना, कि बालक का शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A याद रखना। और 51A है ये है मौलिक कर्तव्य। और इसके अलावा एक और आप याद रख लेना, अनुच्छेद 45 जो कि नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी शिक्षा के अधिकार का जिक्र किया गया है, यानी अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। अब दोस्तों नीचे चलते हैं अपन। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा व 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा RTE को पारित किया गया। याद रखना ये दोनों डेट पूछ ली जाती है, आगे क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि राज्यसभा में RTE कब पारित हुआ, तो 20 जुलाई 2009 को। और लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। ये दोनों डेट याद रखनी है आपको, 20 जुलाई और 4 अगस्त। और लागू कब हुआ देश में, तो दोस्तों 2010 में संपूर्ण देश में लागू हुआ था, मात्र जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और फिक्स डेट याद रखनी है आपको, 1 अप्रैल 2010 को RTE पूरे देश में लागू कर दिया गया था, मात्र जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा का अधिकार उद्घोषित कब हुआ था, तो उद्घोषित हुआ था 2009 में। और ऐसा आ जाए कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 2010 में। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है, शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने वाला विश्व का 135वां देश बना। यानी शिक्षा के अंदर शिक्षा को मौलिक अधिकार, यानी एक व्यक्ति का मूल अधिकार बना दिया गया शिक्षा को। ऐसा भारत कौन से नंबर का देश बना, तो 135वें नंबर का देश बना। ये भी चीज आपको याद रखनी है कि शिक्षा को मौलिक अधिकारों में, जो मूल अधिकार होते हैं एक देश के, उसमें शामिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना, तो 135वां देश बना। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुफ्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। यदि आप राजस्थान के हो तो आपके लिए अच्छा है, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं। 22 दिसंबर 2008 को ये चीज़ याद रखनी है, कक्षा 1 से 12 तक के सभी जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान है वो देश का प्रथम राज्य बना। ये पूछा जा सकता है
कि भारत का कौन सा राज्य 1 से 12 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान बना था देश का प्रथम राज्य, और राजस्थान ने ये नियम लागू कर दिया था 22 दिसंबर 2008 को ही। नेक्स्ट है 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी करना। 29 मार्च 2011 को राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2011 को RTE संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। अब देखना देश में कब लागू हुआ था, तो देश में RTE लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। याद रखना देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। उद्घोषित कब हुआ था? 2009 में। और राजस्थान में ये प्रभावी कब हुआ था, यानी पूरे राजस्थान राज्य में लागू कब हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था 1 अप्रैल 2011। ये डेट आपको याद रखनी है, ये डेट ही पूछी जाती है ज़्यादातर। तो 1 अप्रैल 2011 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण राजस्थान में प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था। देश में हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है RTE जो ये बनाया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी? तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं व 1 अनुसूची शामिल की गई। अब चलिए वो देख लेते हैं कि वो धाराएं कौन कौन सी हैं। ये पूछ ली जाती है आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं, वहाँ अपन देखेंगे कि ये वास्तव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए धारा 1 से लेकर 3 तक क्या चीज़ है? परिचय है, विस्तार है और RTE की शब्दावली दे रखी है। यानी परिचय में ये दे रखा है कि RTE 2009 है क्या, इसका विस्तार क्या है और इसकी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या है। तो इसमें देखिए 1 में है, जो धारा 1 है उसमें है आरंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का जिक्र किया गया है RTE 2009 में, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें आरंभिक शिक्षा का जिक्र किया गया कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का, ध्यान रखना। और इसमें सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की जो शिक्षा है उसका जिक्र किया गया है, ना कि अधिक आयु का। तो इसमें सिर्फ 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है अनुवीक्षण की प्रक्रिया। अनुवीक्षण की प्रक्रिया क्या है? इसमें देखिए प्रवेश के समय ली जाने वाली परीक्षा, साक्षात्कार, प्रवेश शुल्क, विभिन्न प्रपत्रों को जांचने की प्रक्रिया अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। ये याद रखना, ये थोड़ी सी शब्दावली है कि अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है। तो यानी प्राइवेट स्कूल में अपन जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले जाते ही कहते हैं कि आपको एक बच्चे का टेस्ट देना होगा तब हम इसका एडमिशन करेंगे। कई स्कूल वाले बोलते हैं हम इसका साक्षात्कार लेंगे, और प्रवेश शुल्क भी लेते हैं, ये तो है ही, और विभिन्न प्रपत्र जांचने की प्रक्रिया होती है। तो इसके तहत यदि आप RTI लगा दो या केस कर दो तो ये चीज़ भी नहीं ले सकते। 6 से 14 वर्ष तक के बालक का अधिकार है एक शिक्षा पाने का। यदि कोई स्कूल वाला मना करता है कि नहीं हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे तो उनको रखना पड़ सकता है। नेक्स्ट है दुर्बल वर्ग के बालक। तो इसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम आय से कम आय वाले अभिभावकों के बालक यानी BPL जो बालक है उस चीज़ का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है धारा 4। धारा 4 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो बालक विद्यालय छोड़ चुके हैं या कभी भी विद्यालय गए नहीं, ठीक है, तो उनको एक निर्धारित कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार। यानी मानकर चलिए किसी ने कभी पढ़ाई की नहीं या कोई विद्यालय छोड़ चुका है तो उसको वापस विद्यालय से जोड़ना और एक उसकी आयु के आधार पर उसको एक कक्षा में प्रवेश देना। ऐसे नहीं है कि वो 30 वर्ष का है तो उसको मतलब उच्च वर्ग की कक्षा में दे दे, पर उसको ऐसा है कि चौथी या 5वीं में बैठाया जा सकता है। तो विद्यालय छोड़ चुके हैं उनको विद्यालय से जोड़ना, और जो कभी भी विद्यालय गए भी नहीं है उनकी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में उनको प्रवेश पाने का अधिकार। इसके साथ साथ जैसे थोड़ा बड़ा आयु का बालक है, जैसे 8-9 वर्ष का है, तो उसकी चौथी कक्षा में या 5वीं कक्षा में इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है धारा 5। धारा 5 में किस चीज़ का उल्लेख है
कि टीसी न होने पर भी प्रवेश पाने का अधिकार। एक बालक आपके स्कूल में आता है, उसके पास टीसी नहीं है यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, और आप मना कर रहे हो कि नहीं मैं एडमिशन नहीं लूंगा, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आरटी 2009 में इस चीज़ का जिक्र है। और हकीकत बात यह है, आप आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 सीख जाओ तो प्राइवेट स्कूल वालों के छक्के छुड़ा सकते हो आप। नेक्स्ट है धारा 6। धारा 6 में किस चीज का जिक्र किया गया है? दूरी का निर्धारण, यानी एक विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए, इस चीज का जिक्र किया गया है। तो धारा 6 दूरी का निर्धारण, प्रति 1 किलोमीटर में एक प्राथमिक विद्यालय व प्रति 2 किलोमीटर में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। विद्यालयों की संख्या का निर्धारण भी किया गया है। तो अभी पीछे भाजपा गवर्नमेंट ने विद्यालय है वो बंद कर दिए थे बहुत सारे, कि मतलब बच्चे नहीं है इसलिए इनको बंद कर दिया जाए, लेकिन अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने वापस खोल दिया है। खोलने का रीजन वो आरटी का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन आरटी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखिए कि प्रति 1 किलोमीटर में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये देखिए प्रति 1 किलोमीटर में एक प्राथमिक विद्यालय और प्रति 2 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। तो इस चीज का उल्लेख किया गया है धारा 6 के अंदर। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 में किस चीज का उल्लेख है कि केंद्र व राज्य सरकार के मध्य 65:35 यानी वित्तीय भार का उल्लेख किया गया है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी स्कूल है उनका वित्तीय भार कैसा रहेगा, यानी जो टीचरों को पैसा देना है, बजट आना है, उस चीज का क्या सिस्टम है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य 65:35 यानी केंद्र सरकार तो देगी 65% और राज्य सरकार खर्चा देगी 35%। ये बजट का प्रावधान है, वित्तीय भार से संबंधित है। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी जो 7 महीने हैं पूर्वोत्तर राज्य, उनमें 90-10 चलेगा, यानी केंद्र सरकार तो देगी 90% और राज्य सरकार देगी 10%। ये बजट से संबंधित है स्कूलों के, ठीक है। ये भी आप याद रखना धारा 7 में किस चीज का उल्लेख है। नेक्स्ट है धारा 10। तो धारा 10 में प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने बालक को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजें। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा कि प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने बालक को अनिवार्य रूप से विद्यालय में भेजे। ये किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो ये धारा 10 में उल्लेख किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित सारे प्रश्न लेकर आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट है धारा 12। धारा 12 में किस चीज का उल्लेख है कि प्रत्येक विद्यालय कम से कम यानी निजी विद्यालय 25% दुर्बल वर्ग के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों धारा 12 में आपको समझा देता हूँ। प्राइवेट स्कूल वालों में आपने एक नियम देखा होगा कि जो स्टाफ के बच्चे होते हैं उनके पैसे नहीं लगते, जो स्टाफ के बच्चे होते हैं उनके पैसे नहीं लगते, वो यहाँ नाम चला देते हैं। थैंक यू कृष्ण कुमार सैनी, थैंक यू। तो धारा 12 में 25% ऐसे बालक जो दुर्बल होते हैं, ये प्राइवेट संस्थाओं के लिए है, जो दुर्बल होते हैं, जो फीस नहीं दे सकते, तो उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। और ये 25% पैसा होता है ये गवर्नमेंट से आता है इनके पास, यानी उन बच्चों की फीस है वो गवर्नमेंट भरती है। पर प्राइवेट संस्था वाले या तो निजी लोगों के या फिर क्या करते हैं, जो स्टाफ के लोग होते हैं उनके बच्चों के नाम चला देते हैं, गवर्नमेंट से उनके पैसा आ जाता है, उनसे वो पैसे लेते नहीं है। तो ये है वो नियम धारा 12। प्रत्येक विद्यालय कम से कम 25% दुर्बल वर्ग के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट है धारा 13। कोई भी विद्यालय किसी भी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। दोस्तों पहले मैंने ये शब्दावली में बताया था अनुवीक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, तो आई होप आपने वहां देखा होगा, नहीं देखा है तो चले मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि कोई भी विद्यालय बालकों को अनुवीक्षण की प्रक्रिया के तहत नहीं रखेगा। मैंने यहाँ समझा भी दिया था कि प्रवेश के समय ली जाने वाली परीक्षा, साक्षात्कार, यानी आप किसी भी विद्यालय में जाते हो और वो ऐसा कहकर आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देते हैं कि आपका बच्चा परीक्षा पास नहीं कर पाया, हम तो साक्षात्कार लेंगे, हम तो शुल्क लेंगे, मतलब तरह तरह के वो बहाने बनाते हैं या बच्चे को एडमिशन नहीं देते हैं। ये होती है अनुवीक्षण की प्रक्रिया। वो परीक्षा ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं या परीक्षा शुल्क ले रहे हैं या विभिन्न प्रपत्र यानी जांचने के लिए कि बालक हमारे विद्यालय के लायक है या नहीं, ऐसा कहकर वो बच्चे को विद्यालय में प्रवेश नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं वो अनुवीक्षण प्रक्रिया का, कि कोई भी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा बालकों को। देखिए अधीन नहीं रखेगा यानी एडमिशन उनको देना पड़ेगा,
ये होती है अनुवीक्षण की प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया में बालक की परीक्षा लेना अनुचित है, बालक का साक्षात्कार लेना, बालक से बहुत सारे प्रपत्र भरवाना, फिर उसका एडमिशन देना, यदि वो उस चीज में फेल हो जाता है तो उसको एडमिशन नहीं देना, ये है अनुवीक्षण की प्रक्रिया। तो कोई भी विद्यालय बालकों को अनुवीक्षण की प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। धारा 13 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 14। धारा 14 में किस चीज का उल्लेख है कि प्रवेश के समय किसी भी बालक से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। प्रवेश के समय किसी भी बालक से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। देखिए धारा 14 में लिखा हुआ है, यदि कोई विद्यालय वाला ऐसे बोलता है कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं, हम एडमिशन नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है, उसको देना ही पड़ेगा एडमिशन। तो हाँ, हो सकता है आप बाद में बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा नहीं है कि वो प्रवेश रोक देंगे, आपके बालक का प्रवेश नहीं रोक सकते। धारा 14 में इस चीज का उल्लेख किया गया है, ठीक है, RT 2009 में। नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 में किस चीज का उल्लेख है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी। यानी प्राइवेट स्कूल वाले और एडमिशन करते रहते हैं एंड तक, मतलब जब तक परीक्षा नहीं आ जाए। पर ऐसा नहीं है, प्रवेश की अंतिम तिथि भी निर्धारित होती है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक होती है, ठीक है, 30 सितंबर तक आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 में किस चीज का उल्लेख है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कारण से न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही अनुत्तीर्ण किया जाएगा। ये 6ठी से 8वीं तक है, ठीक है, कि किसी भी बालक को किसी भी कारण से विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा कि उसको मतलब टीसी काट दी, तू जा तेरे घर जा, फीस नहीं दे रहा तो तू तेरे घर जा, कल से नहीं आएगा, फीस नहीं लेकर आया, तो ऐसे निकाल नहीं सकते बच्चे को, और न ही अनुत्तीर्ण कर सकते, ठीक है। ये धारा 16 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है धारा 17। किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। जो अभी रीट में टीचर लगे हैं, ध्यान रखना, धारा 17, किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। यदि दोगे तो आप सस्पेंड भी हो सकते हो। नेक्स्ट है धारा 18, 19 व 20। इनमें विद्यालयों की मान्यताओं से संबंधित है। ये इनको अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये विद्यालयों की मान्यताओं से संबंधित है, 18, 19 व 20। नेक्स्ट है धारा 21। नेक्स्ट है धारा 21। धारा 21 में किस चीज का उल्लेख है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 15 सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इसको बोलते हैं SMC कमेटी बोलते हैं, स्टाफ मेंबर कमेटी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ मेंबर कमेटी, ठीक है, SMC बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि कुछ तो अभिभावक होते हैं बच्चों के, और उसमें प्रिंसिपल भी होता है, और कुछ टीचर्स मिलकर के इस समिति का गठन करते हैं। ये देखिए, जिसमें 50% महिलाएं होनी आवश्यक है। 1 से 8 SMC अभिभावक और 9 से 12 तक DMC बोलते हैं, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है। यानी 9 से 12 तक जो कमेटी होती है उसको बोलते हैं DMC, और 1 से 8 तक होती है उसको बोलते हैं SMC। तो अपन को SMC का ध्यान रखना है कि SMC में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें 50% महिलाएं होती है। और ये इनका क्या काम होता है, चलिए बता देता हूँ। SMC जो कमेटी होती है, विद्यालय में कोई भी काम होता है उनमें इन सब का हस्ताक्षर होते हैं। SMC के सदस्यों से कोई विद्यालय से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है तो ये कमेटी विद्यालय से संबंधित निर्णय लेती है। आपने टिप्पी लगाई होगी या आप स्कूल में काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा SMC कमेटी के सदस्य आपके विद्यालय में आते हैं और उनसे राय मशवरा ली जाती है कि हम अपने विद्यालय में ये काम करना चाहते हैं, या ये काम किया है, हम बजट उठा रहे हैं, यहाँ ऐसे ऐसे साइन कर दीजिए। तो ये SMC कमेटी का काम होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए तथा 75% अभिभावक होने चाहिए। यह है SMC। धारा 21 में SMC का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है धारा 22। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना यानी SMC द्वारा तैयार की जाएगी। तो मैंने बता दिया था कि SMC का काम क्या होता है। विद्यालय से संबंधित कोई भी मतलब निर्णय लेना है, कोई भी काम करना है, विद्यालय में कोई भी विकास कार्य करना है, विद्यालय में पौधे लगवाने हैं, पौधों से संबंधित बजट उठाना है, गमले बनाने हैं, कोई भी काम हो, ये SMC जो कमेटी है विद्यालय विकास योजना द्वारा तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 23।
सॉरी, एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। मैंने वहाँ शायद गलत बोल दिया था, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। नेक्स्ट है धारा 23। धारा 23 में क्या है, इसमें शिक्षक की योग्यता के बारे में बताया गया है। धारा 23 है, उसमें शिक्षक की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है धारा 24। इसमें शिक्षक के उत्तरदायित्व, शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं, देखिए धारा 24 में इसका उल्लेख है। शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व है कि समय पर विद्यालय आना चाहिए और समय पर विद्यालय से जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तय समय में पाठ्यक्रम पूरा करवाना चाहिए। एक अध्यापक को तय समय में पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए उसका। प्रत्येक छात्र का अधिगम रिकॉर्ड रखना। आपने डायरियां देखी होगी स्कूलों में, 6 से 8 तक टीचर भरते रहते हैं, ए बी सी, वो यही चीज़ होती है। 1 से 5 तक भी भरते हैं, 6 से 8 तक भी वो चलती है। सीसी डायरी बोलते हैं उनको, सतत व्यापक मूल्यांकन ऐसे करके, तो वो भरते रहते हैं। वो यही चीज़ होती है, तय समय पर उनका अधिगम रिकॉर्ड भी रखना और अभिभावकों से संबंध बनाना। यानी अभिभावकों से संबंध रखना। अभिभावकों से संबंध रखने से यहाँ मतलब यह है कि अभिभावकों से बार बार बच्चों के बारे में जिक्र करना कि आपके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, विद्यालय में उनकी क्या स्थिति चल रही है, इसके बारे में जिक्र करना। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 25। धारा 25 है, इसमें उल्लेख किया गया है कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, यानी छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो देखिए कक्षा 1 से 5 तक यदि 60 छात्र है तो 2 शिक्षक होंगे। कक्षा 1 से 5 तक यानी 60 छात्र है तो 2 शिक्षक होंगे, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। तो यूँ मान के चलिए एक विद्यालय में यदि 60 बच्चे हैं तो 2 ही शिक्षक होंगे वहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और 90 होंगे तो 3 शिक्षक होंगे, और 91 हो गए तो 4 हो जाएगा शिक्षक। 91 से 120 में 4 शिक्षक, और 121 से 200 के बीच में 5 शिक्षक होंगे। अब देखिए नीचे नोट लगा कर लिखा हुआ है 150 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक अलग से होगा, यानी 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। 150 से, यहाँ संख्या 121 से 200 के बीच है ना, यहाँ 150 से ऊपर चली गई तो प्रधानाध्यापक अलग से होगा, यानी 6 हो जाएंगे फिर, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है नोट, यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। थैंक यू डियर। यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 40:1 से अधिक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको कि एक टीचर होगा 40 बच्चों पर, 200 से अधिक संख्या हो जाए तो। नेक्स्ट देखिए कक्षा 6 से 8 तक, वो तो था 1 से 5 तक। अब अपन को देखना है कि 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा। तो 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा, यानी 1:35। तो प्रश्न आ जाए कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है, तो 1:30, 1:35। तो आपको टिक मार्क करना है 1:30 को। यदि ऐसे आ जाए 6 से 8 तक की कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है, तो 1:35 होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, कम से कम छात्रों की संख्या 100 होने पर एक प्रधानाध्यापक तथा निम्न विषयों के 2 अध्यापक अनिवार्य है। एक तो भाषा का अध्यापक होगा, एक गणित का होगा, एक विज्ञान का होगा, एक सामाजिक विज्ञान का होगा। ये भी नियम है। और RT 2009 को देखें तो 3rd ग्रेड की जो पात्रता परीक्षा होती है, रीट या RTET, वो भी हर साल होनी चाहिए। इसमें उल्लेख किया गया हर साल होनी चाहिए। और इसके तहत यदि टीचर रखे जाए तो जितने भी बीएडधारी है वो सारे स्कूलों में होंगे। नेक्स्ट है धारा 26। धारा 26 में किस चीज़ का उल्लेख है कि किसी भी विद्यालय में रिक्तियों की संख्या कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं होगी। ये ध्यान रखना, किसी भी विद्यालय में रिक्तियों की संख्या कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं होगी। यानी एक विद्यालय में जितने टीचर होने चाहिए, ठीक है, जितने मतलब टीचरों की पदों की स्वीकृति है या जितने छात्र हैं उसके अनुपात में जितने टीचर होने चाहिए, उनमें टीचरों की जो कमी होती है वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10% तक चल सकती है, यानी 1-2 टीचर नहीं है तो चल सकता है, अगर इससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है धारा 27। धारा 27 में किस चीज़ का उल्लेख है कि शिक्षकों की
शिक्षण कार्य के अलावा केवल निम्न कार्य होंगे। एक तो 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम, आम चुनाव, आपदा राहत कार्य। पहले टीचरों को प्लस पोलियो में वगैरह में इनमें लगाते थे ना, वो नहीं लगा सकते, वो औरों का काम होता है। देखिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम है, उसमें लगा सकते हैं टीचर की ड्यूटी। इलेक्शन का काम होता है, उसमें लगा सकती है। बाढ़ आ जाए या कोई भी आपदा से संबंधित काम आ जाए तो वहां टीचरों की ड्यूटी लग सकती है। नेक्स्ट है धारा 28। धारा 28 में क्या है? प्राइवेट ट्यूशन का अंत। यदि कोई भी गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन करवा रहा है तो सस्पेंड होने के चांसेस हैं। बहुत से टीचर कोचिंग करवाते हैं, गवर्नमेंट है और कोचिंग करवाते हैं, तो जिस दिन वो पकड़ में आ जाते हैं उस दिन बुरी होती है उनकी स्थिति। बाकी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। धारा 29। धारा 29 में क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी है। ये धारा 29 है वो पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी है। ठीक है, कभी चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यचर्या क्या होती है, इनमें अंतर होता है। नेक्स्ट है धारा 30। धारा 30 में किस चीज का उल्लेख है? 8वीं कक्षा तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। 8वीं कक्षा तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है, याद रखना, ये बोर्ड परीक्षा है वो अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है धारा 31, 32, 33 और 34। इसमें बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के पालन से संबंधित है, यानी कभी पढ़ेंगे अपन एनसीएफ। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे अपन बाल संरक्षण अधिनियम 2005। तो उससे संबंधित जो प्रावधान है उनको उनकी पालना करने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है धारा 38। धारा 38 में है केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को आरटी लागू करने संबंधी शक्ति प्रदान करती है। ध्यान रखना, धारा 38 केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को आरटी लागू करने संबंधी शक्ति प्रदान करती है। नोट, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस, ये चीज भी ध्यान रखना आप। धारा 38 पूरी हो गई। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए एक टीचर के? तो देखिए 1 से 5 तक 200 दिन व कार्य घंटे या कालांश 800 होंगे। एक टीचर की बात है, एक टीचर की 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस और कार्य घंटे या कालांश 800 होंगे। और कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन व कार्य घंटे 1000 होंगे। ये प्रश्न आया हुआ है पीछे कि शिक्षा के अधिकार के तहत माध्यमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस तथा घंटे कितने निर्धारित है? तो ऑप्शन में आपको 220 और 1000 सही करके आना है। इसके साथ साथ शिक्षा के अधिकार के अनुसार शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं? न्यूनतम की बात है तो 45 है। ठीक है, न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं? 45 है। तो नेक्स्ट और दिखा देता हूं मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित प्रश्न, फिर जो आए हुए प्रश्न है वो अपन हल करेंगे। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। तो ये मैंने बता ही दिया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार की सीमा से लाया गया। संविधान किस अनुच्छेद में मूल अधिकार दिया गया है? यानी 86वें संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद दिए होंगे वहां पर आपको, तो 21A में भी है, 51A में भी है और 45 में भी है। तो वो आपको देखना होगा, तीनों एक साथ हो तो वहां पर जिक्र कर देंगे वो कि यहाँ पर देखिए मूल अधिकार दे रखा है तो मूल अधिकारों में 21A में इसका जिक्र है। यदि दे दे वो कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य 51A में है, मूल कर्तव्य 51A में है। यदि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में 45 में है, अनुच्छेद 45। हाँ, अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के राजपत्र में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
प्रकाशित कर दिया गया। तो ये किया गया था 27 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और मैं बात करूं कि राजस्थान राज्य में कब लागू हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। याद रखना, देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को और राजस्थान में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो 135वां बना था। मैंने पीछे थ्योरी में पूरी चीज एक एक बताई है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू मतलब किन के लिए लागू किया गया? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और कक्षा 1 से 8। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार संविधान के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? तो ये डाला गया था 1976 में डाला गया। नेक्स्ट है राज्य भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर देश के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो इसका जिक्र किस में किया गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में इस चीज का जिक्र है। तो आपको ध्यान रखना, बस 21A, 45 और 51A इन तीनों में इस चीज का जिक्र किया गया है। 21A तो है मौलिक अधिकार और 51A है नीति निर्देशक तत्व, 51A है मौलिक कर्तव्य और 45 अनुच्छेद 45 है नीति निर्देशक तत्व। बोलने में यदि कोई ऐसे हो जाए तो आप थोड़ा ध्यान कर लिया करें, क्योंकि ध्यान बहुत जगह रहता है। शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? तो 1 से 5 तक 1:30 होगा, मैंने बताया था पीछे, और 6 से 8 तक होगा 1 से 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, शिक्षा के अधिकार के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात होगा तो 1:35 होगा। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार के तहत निजी और गैर सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है। तो शिक्षा के अधिकार के तहत निजी और गैर सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए सीटें 25% आरक्षित है, मैंने इसका जिक्र भी किया था। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे व न्यूनतम कार्य दिवस, तो क्रमशः 800 और 200, इसका भी अपन ने जिक्र किया था। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार के तहत माध्यमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस तथा घंटे निर्धारित हैं, तो 200 और 1000, ये भी आप याद रखना 9 से 12 तक। शिक्षा के अधिकार के अनुसार शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे तो 45 घंटे। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों के कर्तव्य क्या क्या है? तो समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, नियमित समय में विद्यालय में उपस्थित होना, बच्चों की सीखने की योग्यता का आंकलन करना, अभिभावकों के साथ बैठक का आयोजन करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण मापदंड लागू करना, नवाचार लाना, अनुसंधान क्षमता विकास नियोजन हेतु प्रोत्साहन करेगी। अभिभावक बैठक आयोजित करना, मैंने नेक्स्ट वाला साथ ही पढ़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों के प्रशिक्षण मानदंड लागू और नवाचार अनुसंधान क्षमता विकास नियोजन हेतु प्रोत्साहन करेगी, तो ये करेगी केंद्र सरकार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, ये भी केंद्र सरकार करेगी। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों का प्रवेश उपस्थिति पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी, तो ये करेगी राज्य सरकार। नेक्स्ट है सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा तथा बाल केंद्रित तरीके से गतिविधि आधारित सीखना दायित्व किसका है? तो यह है राज्य सरकार का। नेक्स्ट है मार्गदर्शक निर्णायक नीतिज्ञ तथा नैदानिक भूमिका है, तो ये है शिक्षक की। नेक्स्ट है किस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं करेगा? ये धारा 28 के अनुसार है, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो सस्पेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है किस धारा के अनुसार शिक्षक बाल केंद्रित गतिविधि के माध्यम से पठन पाठन कराएगा? तो ये है धारा 29। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? कोई लाइव है तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित आए हुए सारे के सारे प्रश्न, और उन प्रश्नों में वही शामिल होना जो इस वीडियो को देख ले, क्योंकि नहीं तो आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं कोई त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।